हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए शैक्षिक मूल्यांकन का पेपर करने वाले हैं, जो कि आपकी 2023 के एग्ज़ाम में आया हुआ था। ठीक है, इसी पेपर को आज हम पूरा का पूरा सॉल्व करेंगे और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपकी 2025 की परीक्षा के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। ये प्रश्न आप जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपकी 2025 में होने वाली परीक्षा में ज़रूर रिपीट होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पेपर का पैटर्न भी समझते जाएंगे और पेपर कैसे लिखना है आपको कॉपी, वो भी चीज़ आपको इसी में समझ में आएगी। ठीक है, तो एक एक बात को सुनते हुए चलना है। आवाज़ एकदम क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है, इसके बारे में भी आप बता सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एक एक चीज़ को आपको समझते हुए चलना है, सुनते हुए चलना है। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है सुनने में तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। 2023 का पेपर है ये, शैक्षिक मूल्यांकन का। इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि एक एक नंबर में पूछे जाते हैं, इन्हीं को करने वाले हैं। इनकी संख्या जो रहेगी 15 रहेगी। उसके बाद आगे चलते हैं, मैं बताता चलूँगा। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है आपका, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त किया जा रहा है या नहीं। यह परिभाषा किसकी है? तो यह परिभाषा किसकी है आपको याद रखना है। ये परिभाषा कॉर्नबेक की है। ऑप्शन जो है यहाँ पे कॉर्नबेक राइट रहेगा। आपको देखने को मिलेगा जब पेपर आप देने जाएंगे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का आंसर देना होगा, लेकिन यहाँ पे जो आपका राइट आंसर रहेगा कॉर्नबेक रहेगा। तो हमने यहाँ पे केवल राइट आंसर को ही लिया है। ठीक है, और आप समझते चलेंगे कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, बाकी पेपर किस तरह से, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तब किस तरह से पेपर लिखना है, इसके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज मिलेगी कुछ ही दिनों में। ठीक है, आपकी एग्ज़ाम से पहले पहले मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको कॉपी लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड नंबर, मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है। मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसके क्या सोपान हैं, तो आइए जानते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान है शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव, व्यवहार परिवर्तन। ये जो हैं उपरोक्त सभी इसमें राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 4 राइट रहेगा। ठीक है, चौथा ऑप्शन राइट रहेगा। शिक्षण उद्देश्य भी है मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान में। शिक्षण उद्देश्य, सीखने से उत्पन्न अनुभव। ठीक है, व्यवहार परिवर्तन और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका क्या 4 करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद ज़रूर कर लेना, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 3, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। प्रायोगिक मूल्यांकन जो होता है वो किस में होता है? तो प्रायोगिक मूल्यांकन जिसमें हम प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका विज्ञान हो गया, भूगोल, कृषि, इनमें हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रायोगिक मूल्यांकन होता है विज्ञान में, भूगोल में और कृषि में। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आगे आते हैं। चौथा प्रश्न है आपका, उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है। उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से क्या चयन किया जाता है? तो इसमें जो है शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। शिक्षण नीतियों एवं युक्तियों का चयन किया जाता है। प्रश्न नंबर 5 है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यह कथन किसका है? तो ये प्रश्न जो है थोड़ा सा कहीं कहीं गलत भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जो पढ़ा है उसको मैं बताऊँ तो रॉस का ये कथन मैंने पढ़ा है। ठीक है, बचाव निदान का उच्चतम स्तर है। यहाँ पे टीपी नन जो हैं उनका भी नाम आता है इसी कथन के लिए, लेकिन वो कहाँ तक राइट है ये मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन अगर मेरी एग्ज़ाम में ये प्रश्न आएगा तो हम यहाँ पे रॉस ही लगाएंगे। ठीक है, ओके, क्योंकि सीरीज में भी मैंने देखा वहाँ भी
रॉस ही दिया हुआ है और कुछ जगह पे दिया हुआ है टीपी नन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रॉस लगाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट, बचाव का निदान उच्चतम स्तर है, यह कथन जो है आपका रॉस का है, आप भी रॉस ही लगाना, ठीक है। रॉस एकदम करेक्ट रहेगा क्योंकि सीरीज में भी यही है, ठीक है। नेक्स्ट, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। क्रियात्मक शोध जो होता है उसका मूल आधार क्या होता है? तो समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, ये मूल आधार है, ठीक है। समस्या भी हमारी और हल भी हमारा, ये मूल आधार होता है किसका? क्रियात्मक शोध का, ठीक है। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो इसमें ऑप्शन ए है अभिक्रमित अनुदेशन, ऑप्शन बी है टोली कक्षा कक्ष, ऑप्शन सी है खुली कक्षा कक्ष, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है आपका 4th ऑप्शन राइट रहेगा, ठीक है। ये सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 8, प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार जाता है, ठीक है। प्राथमिक स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है? तो प्राथमिक स्थल प्रार्थना स्थल की बात की जा रही है, माफ़ करना यहाँ पे, ठीक है। प्रार्थना स्थल की बात की जा रही है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में मुख्य नवाचार क्या है? तो यहाँ पे आपका संगीत और ड्रम है, ठीक है। संगीत और ड्रम आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 9। 9वां प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था या रेड क्रॉस सोसाइटी का उद्देश्य नहीं है। तो इसमें परीक्षाओं की तैयारी कराना ये उद्देश्य नहीं होता है रेड क्रॉस सोसाइटी का, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी का क्या उद्देश्य नहीं है? परीक्षाओं की तैयारी कराना। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाता कि चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न, ठीक है। प्रश्न ये था कि क्या क्या उद्देश्य हैं, तो ये प्रश्न भी बन सकता है आपसे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पेपर कर रहे हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे, फास्ट करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम है और आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे पता है। तो इसी अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। बाकी और भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, वहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज आपको मिलेगी, ठीक है। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है। तो आप सभी जानते हैं मूल्यांकन प्रक्रिया जो होती है उसका केंद्र बिंदु जो होता है वो विद्यार्थी होता है, स्टूडेंट होता है, ठीक है। केंद्र बिंदु क्या होता है? स्टूडेंट होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं। प्रश्न नंबर है 11, ब्लूप्रिंट क्या है? तो ब्लूप्रिंट से रिलेटेड अगर आपका प्रश्न आता है कि ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है, बस इतना लिखना पड़ेगा आपको। अगर आपका 1 नंबर में ये प्रश्न आता है तो आप बिल्कुल अच्छे से लिख पाओगे कि प्रश्न पत्र की आधारशिला ब्लूप्रिंट, ठीक है, क्या है? तो प्रश्न पत्र की आधारशिला है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 यानी कि 12वां प्रश्न है, सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। सामुदायिक सहभागिता जो होती है उसमें नवाचार क्या है? एनसीसी, स्काउटिंग, रेड क्रॉस स्थापन, ठीक है, या फिर उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी जो है यहाँ पे 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 13, ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई। ये प्रश्न मैंने आपको बताया, ये प्रश्न कभी कभी मैं भी भूल जाता हूँ, तो इसको मैंने अच्छे से याद रखा है किसी ट्रिक के थ्रू। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 56, ठीक है। 56 जो है 1956, ऐसे करके याद रखेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई तो 1956 में की गई, ठीक है, 1956 में। याद रखेंगे, ठीक है, किसी तरह से भी याद रखेंगे, बस 56 को याद रखना है और आपका आंसर जो है करेक्ट हो जाएगा। ये वाला डेट जो है थोड़ा याद करने में दिक्कत होती है बस, ठीक है। एक बार याद हो जाती है फिर भूलने की कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो एक बार याद कर लेना है थोड़ा सा। 1956 में ब्लू टैक्सोनॉमी विकसित की गई, ठीक है। मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो मापन जो होता है वो किस में होता है? डिजिट के फॉर्म में होता है, अंक में होता है, ठीक है। और अंक जो होते हैं वो गणित में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो आपका होगा गणित वाला वही राइट हो जाएगा, ठीक है, आंसर गणित, ठीक है। इसके बाद आता है अगला प्रश्न, मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन जो होता है वो मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होते हैं। मूल्यांकन जो होता है वो कैसा होता है? मात्रात्मक भी होता है, गुणात्मक भी होता है, ठीक है। तो ये 15 प्रश्न हमने किए। अगर आपकी 15 से 15 मतलब 15 के 15 प्रश्न सही हैं तो आपकी 15 नंबर एकदम पक्के हो जाते हैं, ठीक है।
इसके आगे चलते हैं। अब हम लोग करेंगे अतिलोकत्रीय प्रश्न। ठीक है, अतिलोकत्रीय प्रश्न जो होते हैं आपके, इनकी संख्या जो होती है 15 होती है। ठीक है, 15 प्रश्न होते हैं 16 से लेकर 30 तक के। ठीक है, क्रम संख्या 16 से 30 तक के 15 प्रश्न। ठीक है, 15 क्वेश्चन। और ये भी प्रश्न जो होते हैं एक एक नंबर के होते हैं और इनका आंसर जो है 25 शब्दों में दिया जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे कि अभी क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको किस तरह से। कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनका जवाब जो है 25 प्रश्न से थोड़े ज़्यादा में जा रहा है, लेकिन कुछ जवाब ऐसे भी होंगे जिनका जवाब जो है 25 शब्दों से कम में भी हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एक चीज़ को समझते हुए चलेंगे। प्रश्न है आपका 16 नंबर, विश्वसनीयता को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो विश्वसनीयता को परिभाषित, या फिर आप हेडिंग डालेंगे विश्वसनीयता की परिभाषा। ठीक है, ये लिखेंगे। तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करने की सीमा से है। आप लिखेंगे विश्वसनीयता का शाब्दिक अर्थ विश्वास करने की सीमा से है। अतः विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। क्या किया जा सके? जिस पर विश्वास किया जा सके। ठीक है, इस पर विश्वास किया जा सके। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाता है। ठीक है, उन्हीं छात्रों पे किया जाए बार बार। ठीक है, परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, समान अंक प्राप्त कर सकें, तो परीक्षण को विश्वसनीयता कहा जाता है। विश्वसनीयता कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, विश्वसनीयता किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो 17 नंबर प्रश्न है आपका। प्रश्न है क्रियात्मक शोध को परिभाषित कीजिए। तो क्रियात्मक शोध क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न जो आप देख पा रहे हैं सभी प्रश्न रिपीट होते रहते हैं हर बार। ठीक है, तो इनमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम लिखे होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर करते हैं। क्रियात्मक शोध क्या होता है? तो क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जो कार्य के क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाता है। ठीक है, किया जाने वाला शोध है। क्रियात्मक शोध एक ऐसा अनुसंधान है जो कार्य क्षेत्र से संबंधित समस्या के कारणों को जानने व समाधान हेतु किया जाने वाला शोध है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 यानी 18वां प्रश्न। प्रश्न है परीक्षण से आप क्या समझते हैं? तो परीक्षण क्या होता है? ये प्रश्न देखिए, ये 25 शब्दों में नहीं है। ठीक है, 18वां प्रश्न 25 शब्दों में नहीं है, लेकिन इसका आंसर फिर भी दिया जा रहा है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि परीक्षण वह मानवीकृत परिस्थिति है जिसे व्यक्ति का प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। परीक्षण वह मानवीकृत परिस्थिति है जिससे व्यक्ति का क्या प्रतिदर्श व्यवहार निर्धारित होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न 19 नंबर। मापन के 4 स्तरों के नाम लिखिए। मापन जो होता है उसके 4 स्तर होते हैं। कौन कौन से स्तर होते हैं आइए जानते हैं। तो मापन के 4 स्तर कौन कौन से हैं? पहला है नामित स्तर, नामित स्तर। ठीक है, दूसरा है क्रमित स्तर, तीसरा है आंतरिक स्तर, चौथा है अनुपातिक स्तर। ये 4 स्तर हैं आपके, नामित, क्रमित, अंतरिक और अनुपातिक। ये 4 स्तर हैं, इनके नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, और आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 20 नंबर। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा लिखिए। तो एनसीईआरटी जो है उसके अनुसार मूल्यांकन की क्या परिभाषा है इसको हम लिखेंगे यहाँ पे। तो एनसीईआरटी के द्वारा छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषयों में प्रभावों के संकलन और उसकी व्याख्या की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। ठीक है, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषयों में प्रभावों के संकलन और उसकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही
मूल्यांकन है, ये यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर है 21। निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन के दो अंतर लिखिए। अब यहाँ पे अंतर लिखने की बात आएगी तो आपको दो अंतर लिखने हैं, किसके? निर्माणात्मक मूल्यांकन और योगात्मक मूल्यांकन के। ठीक है, आपको हेडिंग सबसे पहले डालनी पड़ेगी ये। ठीक है, पहले हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद फिर से लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे निर्माणात्मक मूल्यांकन, एक तरफ लिखेंगे योगात्मक मूल्यांकन। ठीक है, और आप लिखना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, निर्णयात्मक मूल्यांकन में लिखेंगे निर्णयात्मक मूल्यांकन लगातार प्रतिपुष्टि के लिए सहायक है। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन सबके अंत में होता है। ठीक है, बच्चे ने कितना ग्रहण किया ये जानने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है? निर्माणात्मक मूल्यांकन। ठीक है, योगात्मक मूल्यांकन वर्ष में 2 बार होता है। योगात्मक जो मूल्यांकन होता है वर्ष में केवल 2 बार होता है। नेक्स्ट आगे आते हैं, अगला पॉइंट, यहाँ पे 3 पॉइंट लिख दिए हैं। ठीक है, तो उद्देश्य अधिगम को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसका? निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य अधिगम को बढ़ावा देना है। और योगात्मक मूल्यांकन परिणाम पर आधारित होता है। किस पे आधारित होता है? परिणाम पर आधारित होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर है 22। दक्षता आधारित मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं? तो दक्षता आधारित मूल्यांकन क्या होता है, आइए जानते हैं। दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? एक कठोर प्रक्रिया है। क्या? दक्षता आधारित मूल्यांकन, ये हेडिंग होती है आपकी। ठीक है, इसको मैं अब की बार जब मैं आपके लिए अगला पेपर लाऊंगा तब मैं इसको अच्छे से हेडिंग मतलब अंडरलाइन करके दिखाऊंगा। ठीक है, इस बार तो थोड़ा ऐसे ही कर दिया है, अगली बार और अच्छे से प्रेजेंट करूंगा चीज़ों को। ठीक है, तो ये जो होता है दक्षता आधारित मूल्यांकन कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना है। ठीक है, शिक्षा के दक्षता आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य कौशल के साथ साथ विभिन्नता योग्यता स्तर को परिभाषित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे शिक्षा, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं परिभाषा को। दक्षता आधारित मूल्यांकन एक कठोर प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य शिक्षार्थी के ज्ञान, कौशल और क्षमताओं को मापना और निर्मित करना है। शिक्षा की दक्षता आधारित मूल्यांकन का उद्देश्य कौशल के साथ साथ विभिन्न योग्यता स्तर को परिभाषित करना है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के उद्देश्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य हैं उनको जानते हैं। पहला है विचारों या कार्यों की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने की क्षमता। दूसरा है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तीसरा है परीक्षण कर सकते हैं। चौथा है तर्क कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं, प्रश्न नंबर है 24। साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं? तो साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं या साक्षात्कार से क्या आशय है, समझाइए। ये प्रश्न जो है आपका इम्पोर्टेंट है। आइए जानते हैं। सामान्य अर्थ में साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप के द्वारा उसकी योग्यता, ज्ञान आदि की जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, साक्षात्कार को अगर हम कहना चाहें तो इंटरव्यू बोलेंगे इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में हम बोलते हैं इंटरव्यू। एक व्यक्ति होता है जो इंटरव्यू देने जाता है। ठीक है, वहाँ पे अन्य व्यक्ति जो बैठे होते हैं वो इंटरव्यू लेते हैं, उससे बातें करते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या हॉबी है, किस तरह से आप मतलब उससे जिस फील्ड में आप जॉब के लिए गए हैं उसके बारे में प्रश्न करते हैं और वो अपनी ज्ञान के अकॉर्डिंग, योग्यता के अकॉर्डिंग उनको आंसर्स देते हैं जो जॉब के लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया होगा कि साक्षात्कार से तात्पर्य एक व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्ति से वार्तालाप के द्वारा अपनी योग्यता और ज्ञान की आदि की जानकारी देना है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। उत्तम परीक्षण किसे कहते हैं? तो उत्तम परीक्षण किसे कहते हैं इसके बारे में बताते हैं।
और यहाँ पे उत्तम परीक्षण की 2 विशेषताएं भी बतानी है। तो चलिए आइए जानते हैं उत्तम परीक्षण को। उत्तम परीक्षण क्या होता है जानते हैं। उपकरण यदि सार्थक और प्रमाणिक तथा उस पर देश काल तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। ठीक है। उत्तम परीक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। क्या क्या विशेषताएं हैं? तो सबसे पहली है वैधता। ठीक है। उत्तम परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं? वैधता है और विश्वसनीयता है। वैधता और विश्वसनीयता। ठीक है। उत्तम परीक्षण क्या होता है? तो उत्तम परीक्षण यदि सार्थक और प्रमाणिक तथा उस पर देश काल तथा परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है तो उसे उत्तम परीक्षण कहा जाता है। ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है। तो क्या क्या प्रमुख उपकरण हैं क्रियात्मक शोध के? हेडिंग डालेंगे क्रियात्मक शोध के प्रमुख उपकरण के नाम। ठीक है। उपकरणों के नाम। ठीक है। सबसे पहला रहेगा अवलोकन, दूसरा रहेगा साक्षात्कार, तीसरा रहेगा प्रश्नावली, चौथा रहेगा रेटिंग स्केल और पांचवा रहेगा केस स्टडी। ठीक है। केस स्टडी। तो ये जो होते हैं आपके प्रमुख उपकरण होते हैं किसके? क्रियात्मक शोध के। ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। शिक्षा में नवाचार से क्या अभिप्राय है, समझाइए। तो देखो नवाचार जो होता है उसके बारे में जानते हैं। नवाचार से तात्पर्य है किसी उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत बड़ा परिवर्तन लाने से है। ठीक है। नवाचार मतलब कुछ नया करना, किसी उत्पाद प्रक्रिया या सेवा में थोड़ा या बहुत परिवर्तन लाने से है। नवाचार के अंतर्गत कुछ नया और उपयोगी तरीका अपनाया जाता है। ठीक है। कुछ नया और उपयोगी तरीका जो है अपनाया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे नवाचार का अर्थ जो होता है वो तंत्र का सारथी माना जाता है। नवाचार का जो अर्थ है वो क्या माना जाता है? तंत्र का सारथी माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। सामुदायिक सहभागिता से आप क्या समझते हैं? तो आप यहाँ पे लिखेंगे सामुदायिक सहभागिता लोगों द्वारा भलाई के लिए किसी ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने एवं निरीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना सामुदायिक सहभागिता है। ठीक है। सामुदायिक सहभागिता लोगों द्वारा भलाई के लिए किसी ऐसे कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका क्रियान्वयन करने एवं निरीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना सामुदायिक सहभागिता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर है 29। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से क्या आशय है इसके बारे में जानते हैं। सतत मूल्यांकन है जो अध्ययन अध्यापन के साथ साथ चलता है। सतत मूल्यांकन क्या होता है? जो अध्ययन और अध्यापन के साथ साथ चलता है। मतलब मैं खुद पढ़ूं और आपको पढ़ाऊं, ये सतत मूल्यांकन। ठीक है। तथा व्यापक मूल्यांकन में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के सभी पक्षों, संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक और व्यवहारिक को शामिल किया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताएं। मापन और परीक्षण में कोई एक अंतर बताना है तो आइए बताते हैं। तो देखिए मापन क्या होता है, मापन के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। मापन का क्षेत्र व्यापक रूप से विभिन्न मनोवैज्ञानिक शोध कार्यों में किया जाता है। मापन का संबंध केवल भौतिक गुणों से होता है। मापन का संबंध कैसे होता है? भौतिक गुणों से होता है। ठीक है। इसके बाद अगला परीक्षण क्या होता है? तो परीक्षण के बारे में जानते हैं।
परीक्षण का प्रयोग स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। परीक्षण का उपयोग किस में किया जाता है? स्वयं उपकरण के रूप में किया जाता है। यह मापन की पूर्व की संक्रिया से संबंधित है। यह मापन की पूर्व की संक्रिया से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आगे अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न यहाँ से आपके स्टार्ट होंगे लघुत्तरी। हमने प्रश्न टोटल कितने कर लिए यहाँ पे? तो यहाँ पे हमने 30 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग करेंगे केवल बचे हुए 10 प्रश्नों को, जो कि आपके लघुत्तरी प्रश्न होंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के बारे में, फिर स्टार्ट करेंगे। तो आपके देखो पहले हो गए बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, जो कि 1 नंबर में आएंगे और 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, दूसरा आपका हो गया, फर्स्ट हो गया आपका ये बहुविकल्पी प्रश्न। दूसरा आपका हो गया क्या? लघुत्तरी प्रश्न। ठीक है, ये भी आपके जो है 2 नंबर में 1 नंबर में ही आएंगे। ठीक है, 1 नंबर में आएगा, जो कि 15 प्रश्न होंगे। 15 और 15 ये 30 प्रश्न हो चुके हैं। अब ये जो लघुत्तरी प्रश्न हैं वो कितने रहेंगे? आपके 10 रहेंगे। टोटल जो प्रश्न रहेंगे 40 रहेंगे, और यहाँ पे ये जो 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ये वाले जो 10 प्रश्न रहेंगे, ठीक है, ये वाले जो 10 प्रश्न लघुत्तरी प्रश्न, ये 2 नंबर वाले प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। टोटल ये पेपर आपका 50 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है कितनी टाइम में किस तरह से लिखना है एग्ज़ाम हॉल में, इसका ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, आइए जानते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31, लघुत्तरी प्रश्न है। यहाँ पे हम लिखेंगे उपचारात्मक शिक्षण से क्या समझते हैं, ये प्रश्न है, और इसका आंसर हम लिखेंगे उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, इसके बारे में बताना है। तो उपचारात्मक शिक्षण का आशय एक विशेष शिक्षण दृष्टिकोण से है, जो छात्रों को उनकी सीखने की बाधाओं को दूर करने, समझने को अंतराल को बांटने, समझ के अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तक पहुंचने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण का आशय एक विशेष शिक्षण दृष्टिकोण से है, जो छात्रों को उनकी सीखने की बाधाओं को दूर करने, समझ के अंतराल को बांटने और उनकी पूर्ण शैक्षणिकता क्षमता तक पहुंचने में सहायता करने के लिए बनाया गया है। ये क्या है? उपचारात्मक शिक्षण है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आए निदानात्मक शिक्षण जो होता है, शिक्षण नहीं है यहाँ पे, परीक्षण है। निदानात्मक परीक्षण से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर है 32। उत्तर लिखेंगे निदानात्मक परीक्षण, हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे निदानात्मक परीक्षण का अर्थ है, क्या अर्थ है? बालक की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को पहचानना। बालक की अधिगम संबंधी जो कठिनाइयाँ होती हैं उनको पहचानना। ठीक है, कठिनाइयों को पहचानने के बाद इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। और निदानात्मक परीक्षण का कार्य निदानात्मक परीक्षण से विशेष बालकों की समस्या को दूर करने का हर संभव प्रयास किया जाता है। ठीक है, हर संभव प्रयास किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला है 33 नंबर प्रश्न, इसको करेंगे अब हम। क्रियात्मक शोध की उपयोगिता बताइए। तो क्या होती है क्रियात्मक शोध की उपयोगिता, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्रियात्मक शोध की उपयोगिता के बारे में हम लिखेंगे क्रियात्मक अनुसंधान उपयोगिता निम्न है। शिक्षक के क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही उपयोगी होते हैं। शिक्षक के क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान शिक्षक कर लेता है। ठीक है, अतः कह सकते हैं कि अनुसंधान शिक्षक, अभिभावक, छात्र तथा प्रशासकों को स्वयं के ज्ञान तथा दूसरे के ज्ञान की समस्याओं का समाधान करने के लिए अति उपयोगी है। इसमें ये लिखना था। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हेडिंग लिख सकते थे लचीली अनुसंधान पद्धति और घटना स्थल पर ही अध्ययन। ठीक है, इसके आगे प्रश्न है आपका शोध या अनुसंधान से क्या समझते हैं। तो शोध क्या होता है, अनुसंधान क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। नेक्स्ट, शोध और अनुसंधान क्या होता है, जानिए।
अंग्रेजी भाषा में अनुसंधान का पर्याय होता है रिसर्च, यानी अंग्रेजी भाषा में हम अनुसंधान को क्या कहते हैं, रिसर्च कहते हैं। ठीक है, जो किस शब्द से मिलकर बना है, री धन सर्च से। ठीक है, री का जो अर्थ होता है वो बार बार होता है और सर्च का मतलब होता है खोज। ठीक है, और इसी से ये शब्द बना है। ठीक है, अनुसंधान, रिसर्च, जिसका शाब्दिक अर्थ के अनुसार रिसर्च शब्द का अर्थ बार बार खोज करना है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा, बार बार खोज करना। हिंदी शब्द अनुसंधान भी अनुवर्ती ढंग से संधान की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, रिसर्च जो है इसी को अनुसंधान बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, और अगर हम री और सर्च को दो भागों में डिवाइड करें, यानी हम यहाँ पे री धन सर्च कर दें, तो री का मतलब होता है बार बार और सर्च मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को बार बार खोजना। ठीक है, यही किसी चीज़ को बार बार खोजना रिसर्च कहलाता है। ठीक है, और ये जो है रिसर्च यानी अनुसंधान होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अनुवर्ती ढंग से संधान करना। अनुवर्ती ढंग से क्या करना, संधान करना की ओर ये संकेत करता है। ठीक है, हिंदी में अगर हम कहें तो। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नहीं आई है तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को याद कर लेना है कि क्या करना है याद। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हिंदी शब्द अनुसंधान भी अनुवर्ती ढंग से संधान की ओर संकेत करता है, और रिसर्च जो शब्द है यानी अनुसंधान जो शब्द है वो रिसर्च से बना है। ठीक है, जिसमें री का जो अर्थ होता है वो होता है बार बार और सर्च का अर्थ होता है खोजना। इसके नीचे आप ये लिख देंगे तो आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप लोगों ने समझ लिया होगा, और आपको यहाँ पे डेफिनेशन जो है रटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, केवल समझ के ही लिखना है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है और बाकी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, अपने आप ही आप लिख दोगे, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट है अभिलेखीकरण या संपादन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अभिलेखीकरण क्या होता है, संपादन क्या होता है, इसके बारे में जानें तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे अभिलेखीकरण। ठीक है, इसमें लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें किसी पत्थर की शिला या पत्थर आदि पर महत्वपूर्ण जानकारी अंकित की जाती है, अभिलेखीकरण कहलाती है। अभिलेखीकरण से हमें तत्कालीन समय के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, यह सूचना संरक्षित करने की स्थायी प्रक्रिया है, जिसके कारण आने वाले समय में वर्तमान समय की जानकारी सुरक्षित रहती है। आपने देखा होगा अशोक ने कुछ स्तंभ लिखवाए थे, स्तंभ पे लेख। ठीक है, ठीक है, उनके बारे में आपने शायद सुना हो, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है। ठीक है, आपने प्रीवियस जो आपका सेमेस्टर हुआ उसमें आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपने वहाँ पे ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में। ठीक है, तो अभिलेखीकरण जो होता है उसका मतलब होता है किसी पत्थर को ही शिला बोलते हैं। ठीक है, उस पर लिखवाना, क्या लिखवाना, कुछ जानकारी, महत्वपूर्ण चीज़ें अंकित करवाई जाती हैं, लिखवाई जाती हैं, इसे हम अभिलेखीकरण कहते हैं। इससे हमारे वर्तमान काल में, मतलब अभी के टाइम पे, उस टाइम पे अशोक ने जो स्तंभ लिखवाए थे वो अभी के टाइम पे हम लोग को जानकारी मिलती है उनसे कुछ ना कुछ। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। संपादन क्या होता है, तो संपादन के बारे में समझते हैं। संपादन किसी समाचार पत्र या पत्रिका या फिर पुस्तक में छपने वाली सामग्रियों को प्रिंट होने से पहले उसकी जांच करना, उसकी प्रमाणिकता की जांच करना, उसमें आवश्यक बातों को ही रखना, कमियों को दूर करना और सभी तथ्यों की जांच करके सामग्री को प्रकाशन के लिए भेजना संपादन कहलाता है। ठीक है, कोई बुक हो, कोई समाचार पत्र हो, पत्रिका हो, इसके बारे में बात की गई है। उसको छपने से पहले आपको क्या करना है, उसकी जांच करनी है, उसे देखना है कहीं गलती मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, उसमें कमियां कोई नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, उसके बाद ही उसे प्रकाशन के लिए भेजना, यही जो होता है ये संपादन होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे आए तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। प्रश्न है अच्छे प्रश्न पत्र की दो विशेषताएं के स्पष्ट समझाइए। ठीक है, को स्पष्ट समझाइए। ठीक है, थोड़ी मिसप्रिंटिंग है, मैंने खुद से लिखा है फिर भी मिसप्रिंटिंग है। ठीक है,
लेकिन अब की बार जो पेपर्स होंगे उनको मैं अच्छी राइटिंग में लिखने की कोशिश करूँगा, साथ ही साथ आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए अच्छी राइटिंग में ही लिखूँगा, और साथ ही साथ ये जो भी गलतियाँ हुई हैं उनको भी सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छे प्रश्न पत्र की दो विशेषताएं क्या होती हैं, तो आइए जानते हैं। प्रमुख निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला होता है, एक अच्छा प्रश्न पत्र बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न पत्र जो होता है बिना किसी अस्पष्टता के स्पष्ट, आसानी से समझने योग्य भाषा में तैयार किया गया होता है। और अच्छा प्रश्न पत्र जो होता है वो सोच को उत्तेजित करता है, सोच को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, सोच को बढ़ाता है। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न पत्र जो होता है वो सोच को बढ़ा देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला प्रश्न नंबर है 37। मौखिक परीक्षा क्या होती है, इसके दोषों को स्पष्ट करना है। तो मौखिक परीक्षा याद रख सकते हैं, आपने देखा होगा जब टीचर क्लास में आते हैं तो सबसे पहले एक दो बच्चों को खड़ा करते हैं और उनसे कुछ प्रश्न पूछने लगते हैं। यही परीक्षा जो होती है मौखिक परीक्षा होती है। और इसमें आप लिखेंगे कि मौखिक परीक्षा में शिक्षक कुछ मौखिक प्रश्नों को छात्र से करते हैं। ठीक है, मौखिक परीक्षा में शिक्षक कुछ प्रश्नों को छात्रों से करते हैं जिनके उत्तर भी छात्र मौखिक ढंग से ही बोलकर देते हैं। ठीक है, बोलकर ही इसका आंसर देना होता है। ठीक है, इसके दोष क्या क्या हो सकते हैं, तो आइए जानते हैं दोषों के बारे में। मौखिक परीक्षा के दोष। मौखिक परीक्षा के द्वारा छात्रों के कौशल एवं ज्ञानोपार्जन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। मौखिक परीक्षा के द्वारा छात्रों के कौशल एवं ज्ञानोपार्जन का सही मूल्यांकन नहीं हो पाता है। ठीक है, श्रवण बधिर बालकों के लिए भी यह उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है। ठीक है, क्योंकि बच्चे जब आपका प्रश्न सुन ही नहीं पाएंगे तो आपका आंसर कैसे मिलेगा। ठीक है, इसके बाद बाक बधिर बालकों के लिए, जो बोल नहीं सकते, उनके लिए भी यह उपयोगी नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चे बोल ही नहीं पाएंगे। अगर प्रश्न सुन भी लिया, उन्होंने बोलकर बता नहीं पाया, तो ये मौखिक परीक्षा जो है नहीं हो पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, इसमें शिक्षक के द्वारा पक्षपात भी किया जा सकता है। ठीक है, शिक्षक यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि तुमने थोड़ा गलत बताया, तुमने सही बताया। ठीक है, लेकिन बात थोड़ी वर्तनी के द्वारा थोड़ी इधर उधर हो सकती है। जैसे कोई प्रश्न जैसे कोई शब्द आ जाए, जैसे ज्ञानोपार्जन। ठीक है, ज्ञानोपार्जन, ये शब्द मुझे बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न, मतलब इस तरह के कोई शब्द होते हैं, कठिन शब्द, उन्हें कुछ बच्चे एकदम स्पष्ट साफ साफ बोल पाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे नहीं बोल पाते हैं। तो इसमें वर्तनी में थोड़ी दिक्कत हो सकती है बोलने में। ठीक है, और इसमें पक्षपात भी किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न में पढ़ते हैं। प्रश्न है आपका अगला प्रश्न नंबर 38। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 है, बालक के भावात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस प्रकार से किया है, समझाइए। तो ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार बालक के भावात्मक पक्ष, ये हेडिंग है आपकी। ठीक है, इसको हेडिंग डालेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे, भावात्मक पक्ष का संबंध रुचियों, अभिव्यक्तियों तथा मूल्यांकन के विकास से होता है। यह शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। जिसमें हम लिखेंगे नंबर 1 ग्रहण करना। ठीक है, ग्रहण करना में हम लिखेंगे क्रिया की जागरूकता। क्रिया की क्या होगी, जागरूकता। क्रिया प्राप्त करने की इच्छा, क्रिया का नियंत्रण, ध्यान। ठीक है, इसके बाद सेकंड पॉइंट रहेगा अनुक्रिया। ठीक है, अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा और अनुक्रिया का संतोष। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होगा अनुमूलन। अनुमूलन में होगा मूल्य की स्वीकृति, मूल्य की प्राथमिकता, वचनबद्धता। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे व्यवस्थापन। फोर्थ पॉइंट व्यवस्थापन में लिखेंगे मूल्यों की अवधारणा, मूल्यों का
मूल्य व्यवस्था का संगठन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे मूल्य समूह का विशेषीकरण, मूल्य समूह का विशेषीकरण। तो इसमें लिखेंगे साथियों द्वारा उच्च मूल्यांकन, सामान्य समूह, विशेषीकरण, ठीक है, विशेषीकरण, ठीक है। तो इतना प्रश्न आप करना था इसमें। इसके बाद 39 नंबर प्रश्न है आपका स्वैच्छिक मूल्यांकन एवं मूल्यांकन की अवधारणा पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो स्वैच्छिक मूल्यांकन यहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा स्वैच्छिक मूल्यांकन नहीं, स्वैच्छिक मापन के बारे में। स्वैच्छिक मापन जो होता है उसके बारे में समझ लीजिए पहले। स्वैच्छिक मापन का क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है, ठीक है। यह एक प्राचीन धारणा है। मापन का अर्थ वस्तु की मात्रा से होता है। मापन का जो अर्थ होता है वस्तु की मात्रा से होता है। जैसे कि आपने ली कोई वस्तु, मान लीजिए आपने आलू लिए, ठीक है, आलू कितने लिए, 10 किलो लिए, ठीक है, 10 किलो ले लिए, तो ये कोई मात्रा है, ठीक है। या फिर आपने चीनी ली, कितनी ली, 2 किलो ली। इस तरह से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है मापन में मूल्यांकन नहीं होता है। मापन जो होता है इसमें मूल्यांकन नहीं होता है। 2 किलो चीनी है, इसका कोई मूल्यांकन होगा, नहीं होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपका कोई व्यक्ति है, मापन में मूल्यांकन नहीं होता है, ठीक है, ये बात याद रखनी है। कोई व्यक्ति है, उसमें उसका मापन, ठीक है, किया जा सकता है कम टाइम में, लेकिन मूल्यांकन के लिए ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। नेक्स्ट है जबकि मूल्यांकन में मापन निहित होता है। मूल्यांकन के अंदर मापन भी होता है, ठीक है, लेकिन मापन जो होता है उसके अंदर मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है मतलब, ठीक है। तो ये हमने किए 39 नंबर प्रश्न। और इसके अलावा एक प्रश्न आपका बचता है जिसको मैं अभी कंप्लीट करा देता हूँ। प्रश्न आपका मैंने यहीं कहीं लिख रखा है क्योंकि आगे स्पेस नहीं था, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा इसको लिखा था, ठीक है। प्रश्न है आपका प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार बताइए। तो प्रार्थना स्थल की जो गतिविधियाँ होती हैं उनमें नवाचार क्या क्या है, तो आइए जानते हैं। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार से आशय सभी विद्यालय के मानवीय संसाधन तथा छात्रों को दिन की क्रियाओं के लिए तैयार करना, अर्थात प्रातःकालीन प्रार्थना द्वारा विद्यालय के वातावरण को संतुलित करना, ठीक है। प्रार्थना स्थल की गतिविधियों में नवाचार का क्रियाकलाप निम्नलिखित है। नंबर 1 है बच्चों की साफ सफाई की जांच तथा स्वस्थ आदतों के विकास हेतु प्रेरणा प्रदान करना। सेकंड है उस दिन का प्रमुख समाचार का वाचन अथवा प्रेरणादायक कहानी। ये जो है आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये पेपर आपको कितना समझ में आया इसके बारे में ज़रूर बताएं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार इस पेपर को फिर से देख लें, ठीक है, जिससे आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी ना हो पाए तो आप एक कमेंट ज़रूर करें जिससे हमें पता चल सके कि ये पेपर मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ, जो चीज़ें बता रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बाकी यहाँ पे रटने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको चीज़ों को समझना है, बार बार सुनना है, जिससे आपको याद हो जाएगा। अगर आप रटोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है एग्ज़ाम में लिखते टाइम, ठीक है, क्योंकि चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, ठीक है, चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं जिससे आप सही से उन चीज़ों को नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आज मैंने आपको कराया 2023 का पेपर मैंने आपको कराया, ठीक है। अब इसके बाद आगे आप कौन सा पेपर करना चाहते हो उसके बारे में आप इस वीडियो के नीचे एक कमेंट ज़रूर कर दें, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि आपको किस पेपर की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मुझे कौन सा पेपर कराना चाहिए और किस सब्जेक्ट का कराना चाहिए, ठीक है, किस ईयर का किस सब्जेक्ट का। तो थोड़ा सा आप बता दोगे तो मैं उसी तरीके से काम करूँगा, नहीं तो फिर मैं अपने तरीके से जो काम कर रहा हूँ उसको कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।